लेकिन मेरी चिंता एक और है सर, ये तो राजनीतिक पार्टियों को हमने डिफाइन किया है। मैं कह रहा हूँ कि जब आज़ादी का वक्त था तो कांग्रेस और जनसंघ बड़ी पार्टियां थी। फिर उसके बाद जब बड़ी पार्टियां जो क्षेत्रीय इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको शायद पूरा नहीं कर पा रही। मैं एक बड़ी वजह ये मानता हूँ, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते होंगे कि भाई आपको जगह नहीं मिल रही, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टीज खड़ी हुई। इसको मैं डाइवर्सिटी के तौर पर भी देखता हूँ कि हिंदुस्तान के हर स्टेट का अलग मिजाज है। ये जब पार्टियां खत्म होंगी तो हम वापस कहीं सेंटर को फोकस करके, दिल्ली को फोकस करके, वो जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनको नजरअंदाज करने वाली स्थिति में फिर से तो नहीं पहुंच जाएंगे। वो भी डेमोक्रेसी के लिए जो आज डिलिमिटेशन को लेकर चर्चा हो रही है, वो दक्षिण उत्तर की बात नहीं है, वो उसी तरह की इच्छा है। अब आपने मुझे बारूदी सुरंगों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं जिस बात को लेके बहुत डरता हूं अंदर से, एक पत्रकार होने के नाते और साथ ही साथ इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते और राजनीति शास्त्र को लगातार पढ़ने वाले एक छात्र के तौर पे, मैं दरअसल इस बात से बहुत डरता हूं। जो सवाल आज आपने खड़ा किया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के जो तमाम जो राजनीतिक बड़े बड़े लोग हैं वो इस बात को थोड़ा समझें। हम क्या कहते हैं हिंदुस्तान को लेके कि हमारा एक कल्चरल नेशनलिज्म, यही कहते हैं ना, हम एक कल्चरली एक कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमको क्या कौन सी एक चीज जोड़ती है? हिंदू, यही तो जोड़ती है। धर्म, धर्म हमको जोड़ता है कि नहीं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक धर्म ही तो हमको जोड़ रहा है। हमारी आइडेंटिटी एक हिंदू की वजह से है, या आप भारतीय कह लीजिए। अगर मुसलमानों को भी लेके चलते हैं तो ठीक है, उसको भारतीय कह लीजिए, भारतीयता ही तो हमको जोड़ती है ना जी। लेकिन मुद्दा वो, चूंकि हिंदू 80% आबादी है, तो हिंदू की जो संस्कृति है और हिंदू की जो पहचान है वही हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देती है और देश के अंदर हमको जोड़ती, यही एक चीज है। अब मैं आपको ले चलता हूं यूरोप में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको जोड़ता है? वो क्रिश्चियनिटी। लेकिन क्या यूरोप एक देश है? क्या यूरोप एक देश है? भाई, फ्रेंच बोलने वाला भी क्रिश्चियन है, जर्मन बोलने वाला भी क्रिश्चियन है, और इटली वाला भी क्रिश्चियन है, लैटविया एस्टोनिया का आदमी भी क्रिश्चियन है, नॉर्वे स्टॉकहोम वाला भी क्रिश्चियन, सभी तो क्रिश्चियन है। तो धर्म कैसे सबको जोड़ रहा? या अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए तो वहां इस्लामी, तो सबकी पहचान इस्लामी तो है, इस्लाम, सारे छोटे छोटे देश भी इस्लामिक कंट्री। फिर भी अलग अलग देश क्यों हैं? सबकी और अभी तो जो लड़ रहे हैं, जिनकी लड़ाई हो रही है, वो सारे इस्लामिक देश हैं, एक्चुअली सारे इस्लामिक देश हैं। इसका मतलब क्या है कि धर्म एकजुट बनाए रखने के लिए, एक बनाए रखने का जैसे कहते हैं ना कि प्राथमिक गुण नहीं है। हाँ, प्राइमरी नेसेसिटी वो नहीं है, प्राइमरी नेसेसिटी नहीं है। तो यूरोप क्यों इतने देशों में बटा? क्योंकि भाषा के आधार पे सब बट गए, भाषा के आधार पे सब बटे। जिनकी जो फ्रेंच बोलते थे वो फ्रेंच हो गए, जो जर्मन बोलते तो जर्मनी बन गया, जहां पे इटली बोली जाती, इटालियन बोला जाता था, इटली हो गए, अंग्रेजी बोलने वाले लंदन में आ गए, ये हो गया। अब भारत के बारे में जरा देख लीजिए, तमिल बोलने वाले, बंगला, असमिया, पंजाबी, मलयाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कितनी भाषाएं हैं। क्या हम उस खतरे को पहचान रहे हैं क्या जो मैं कहने से डरता हूं? और आपको याद होगा कि जब नेहरू जब जिंदा थे तो भाषा के आधार पे प्रदेश बनाने का आंदोलन शुरू हुआ था और नेहरू इस बात के कट्टर खिलाफ थे कि भाषा के आधार पे हमें राज्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो वो जान रहे थे कि जो भाषाई नेशनलिज्म है, जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है, वो एक दिन अपनी अलग टेरिटरी की डिमांड करेगा। जैसे यूरोप के अंदर भाषा के आधार पे हर ने अपनी अपनी टेरिटरी की डिमांड की और अलग अलग देश बन गए वहां पे। लेकिन नेहरू इस बात के सख्त खिलाफ थे। नेहरू मजबूर हो गए जब आंध्र प्रदेश के अंदर 67 दिन के या 62 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु होती है और बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। तब भाषा के आधार पे अलग अलग प्रदेश बने। अब आज आप देखिए जरा, मैं तो उन चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक ही हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम
हम में से मेजॉरिटी हिंदुओं लोगों की है, लेकिन जब यही हिंदू जब बॉम्बे में जाता है तो उसकी पिटाई होती है, उससे कहा तुम मराठी बोलो। जब कर्नाटक में जाता है तो उसको बोले तुम कन्नड़ा बोलो। तमिलनाडु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो हिंदू है, तमिलनाडु की प्रॉब्लम ये कि आप अपनी हिंदी हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और आप देखिए तमिल का अपना एक कल्चर है, उनका कल्चर, पहनावा, खान पान सब अलग है, उनका उनकी एक अलग हिस्ट्री है। केरला की अलग हिस्ट्री है, कन्नड़ा की अलग हिस्ट्री है। वहां वोकलिका लिंगायत है, क्या आपको तमिलनाडु के अंदर वोका लिंगायत मिलते हैं? वहां तो इडवा और नायर मिलते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं वो कहते हुए डरता हूं, लेकिन अगर हमने बियॉन्ड अ पॉइंट इन जो लिंग्विस्टिक रीजनल आइडेंटिटीज है, अगर उसको मैनेज नहीं किया, उसमें लगातार अगर तनाव बना रहा और उनकी अस्मिताओं को हमने समझने की कोशिश नहीं की, तो देश एक बहुत बड़े बिखराव की तरफ बढ़ेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो हमने फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक्सेप्ट किया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह था कि एक सेंटर होगा और उस सेंटर और अलग अलग राज्य होंगे और उनके बीच में एक रागात्मक रिश्ता होगा, एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होगी, जिसमें सेंटर को यह ना लगे कि राज्य उसको डिक्टेट कर रहा है और राज्यों को यह ना लगे कि सेंटर उसको डिक्टेट कर रहा है। अब जो आज की जो विचारधारा है वो एक मैस्कुलिन माचो नेशनलिज्म की बात करती है, यानी सेंटर को पावरफुल होना चाहिए। और हमारे इस पिछले 12 सालों के अंदर जो गवर्नर्स हैं, इन्होंने हमारे इस फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत कमजोर कर दिया है। इनको रोकने की जरूरत है, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है कि भाई आप तमिलनाडु के गवर्नर हो, आप प्लीज, आपकी जिम्मेदारी है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप जो है वो कॉर्डियल हो। आप अगर उनके दुश्मन की तरीके से बिहेव करने लगोगे और आप वहां जाके अगर उनको डिक्टेट करने की कोशिश करोगे, तो फिर ये एक लॉन्ग टर्म में इसके बहुत अलग नतीजे निकल सकते हैं। और मैंने कहा ना कि आपने एक ऐसे विषय पे मुझे लाके खड़ा कर दिया जिसके बारे में बिल्कुल बोलने से डरता हूं, क्योंकि एक सच्चा भारतीय होने के नाते मेरे मन में ये आशंका बनी रहती है। इसीलिए भारतीय राजनीति के लिए और भारत नाम का जो राष्ट्र राज्य है, इसके लिए जरूरी है एक मजबूत सेंटर हो, लेकिन ओवर पावरिंग सेंटर ना हो। ठीक है, एक मजबूत सेंटर हो जो फादर फिगर की तरीके से हो और सारे राज्यों को वो अपने प्यारे बच्चों की तरीके से ट्रीट करे। और जैसे बाप और बेटे के बीच में एक रागात्मक रिश्ता होता है, एक स्नेह का रिश्ता होता है, वो होना चाहिए। जिस दिन वो रिश्ता टूटता है उस दिन परिवार विखंडित